जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमपी हिस्ट्री के सिलेबस की एमपीपीएससी के लिए। पेपर 1 में यूनिट थर्ड में आता है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन के बाद दूसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन। ये सब यूनिट 3 में है। इसके बाद तीसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख घटनाएं। ये तीनों टॉपिक्स यूनिट 3 मेंस पेपर फर्स्ट में, यूनिट 3 के मेंस के यूनिट 3 के पेपर 1 में दिए गए। इसके बाद बात करें चौथे यूनिट की, तो इसमें है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये यूनिट 4 का पहला टॉपिक। उसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करें तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। यूनिट 4 का तीसरा टॉपिक रहेगा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कला, रूपों, साहित्य, त्योहारों और वास्तुकला के मुख्य पहलू। ये हमारा थर्ड टॉपिक है यूनिट 4 का। चौथा है मध्य प्रदेश में मुख्य धरोहर स्थल तथा पर्यटन। ये है यूनिट 4 में। इसके बाद बात करें यूनिट 5 की, तो उसमें है गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया तथा भोपाल राज्य आदि से, यानी रियासतों के शुरुआत से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। ये हो गया यूनिट 5। इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं मध्य प्रदेश के हिस्ट्री से रिलेटेड, इनका डिस्कशन हम करेंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के एमपी हिस्ट्री के मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है सागर नर्मदा टेरिटरीज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम इसको की पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। इसके बाद प्रश्न के अंत में डिटेल आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ब्रिटिश शासन काल में
भारत के मध्य भाग में। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के मध्य भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों व मराठों शासकों को पराजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के मध्य भाग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों व मराठा शासकों को पराजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और सन 1818 में बुंदेलखंड क्षेत्र और नर्मदा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में नर्मदा नदी के तटवर्ती क्षेत्र को सागर नर्मदा टेरिटरीज घोषित किया और इसका प्रारंभिक मुख्यालय सागर में स्थापित किया। तो सन 1818 में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है और नर्मदा नदी का तटवर्ती क्षेत्र है, इसको मिलाकर सागर नर्मदा टेरिटरीज घोषित किया और प्रारंभिक मुख्यालय सागर स्थापित किया गया। तत्कालीन सागर नर्मदा टेरिटरीज क्षेत्र में जो वर्तमान मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर आदि जिले सम्मिलित थे, जिन पर अत्यधिक लगान व कर में वृद्धि कर आम जनता का शोषण किया तथा इस क्षेत्र के जो स्थानीय सामंत शासक, जमींदार इनको शक्तिहीन बना दिया। तत्कालीन सागर नर्मदा टेरिटरी क्षेत्र में जो वर्तमान का मध्य प्रदेश है, उसके सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर आदि जिले सम्मिलित थे। इन क्षेत्रों में अत्यधिक लगान व कर में वृद्धि की और आम जनता का शोषण किया। यहाँ के स्थानीय सामंत, शासक, जमींदार को शक्तिहीन बना दिया। यही कारण था कि इस क्षेत्र में 1842 का बुंदेला विद्रोह हुआ, जो कि हालांकि यह असफल रहा। अब बात करें इसके बाद, बुंदेला विद्रोह के बाद जो सागर नर्मदा टेरिटरीज का मुख्यालय है, वह सागर से जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारी कर्नल स्लीमन को नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन कार्य करता था। इसके बाद 1853 में रामपुर व रामगढ़ रियासत का विलय सागर नर्मदा टेरिटरीज में कर लिया गया। सागर नर्मदा टेरिटरीज का अस्तित्व 1818 से 1861 तक रहा। तत्पश्चात इसे सेंट्रल प्रोविंस में विलय कर लिया गया।
सेंट्रल प्रोविंस में विलय कर लिया गया। प्रश्न है पार्ट ए यानी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की तात्कालीन स्थिति की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर समझते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मध्य भारत क्षेत्र को स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासित मध्य भारत क्षेत्र को 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासित मध्य भारत क्षेत्र को 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया और जिसका मुख्यालय नागपुर गठित किया गया। मुख्यालय नागपुर। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1936 में बरार को शामिल कर लिया गया। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बरार को शामिल कर लिया गया और नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस सीपी एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ व महाकौशल सहित 15 रियासतों का विलय भारत संघ में करते हुए पार्ट ए के अंतर्गत शामिल किया गया। और राजधानी नागपुर गठित की गई। तो दूसरा है 15 अगस्त 1947 यानी देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सेंट्रल और प्रोविंस में छत्तीसगढ़ महाकौशल और 15 रियासतों का विलय भारत संघ में करते हुए पार्ट ए स्टेट के अंतर्गत शामिल किया गया और राजधानी नागपुर गठित की गई। अब बात करें इसके विभाजन की। तो प्रशासनिक दृष्टि से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को 4 संभाग 22 जिले व 111 तहसीलों में विभाजित किया गया। किसको? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था 98,575 वर्ग मील। ध्यान रखिएगा वर्ग मील है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? 5, 5, 7, 8, 9 5,5,7,8,9 वर्ग मील था। मार्च 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने सीपी एंड बरार को
मध्य प्रदेश नाम दिया। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्च 1950 है डेट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इसको सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार को मध्य प्रदेश नाम दिया। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो 1.1 करोड़ थी। मध्य प्रदेश की जनगणना के अनुसार 1.1 करोड़ जनसंख्या थी। इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। यह जो स्थिति है वह अक्टूबर 1956 तक रही। अक्टूबर 1956 तक यथावत रही। 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश राज्य का गठन एवं पुनर्गठन किया गया। इतनी जानकारी आपको याद रखनी। अब बात करते हैं मध्य भारत प्रांत या पार्ट बी स्टेट का उल्लेख कीजिए। मध्य भारत प्रांत या पार्ट बी स्टेट का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर रहेगा, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन मध्य भारत के उत्तर पश्चिमी रियासतों के 26 शासकों, याद रखिएगा 26 शासकों, सामंतों एवं जागीरदारों ने ग्वालियर में सरदार पटेल के समक्ष भारत संघ में संबंधित विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन मध्य भारत के उत्तर पश्चिम रियासतों के 26 शासकों, सामंतों एवं जागीरदारों ने ग्वालियर में सरदार पटेल के समक्ष भारत संघ से संबंधित विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके परिणाम स्वरूप 28 मई, याद रखिएगा 28 मई 1948, ये है 26 शासक और यहाँ है 28 मई, यानी 2 प्लस करना है, 26 शासक और 28 मई, ऐसे डेट याद कर सकते हैं। को मध्य भारत प्रांत का 28 मई 1948 को मध्य भारत प्रांत का गठन किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर के मोती महल में
किया। ग्वालियर के मोती महल में किया और इसे पार्ट बी स्टेट नाम दिया गया, या कह सकते हैं पार्ट बी स्टेट में सम्मिलित किया गया। अब इसमें मुख्य रूप से दो क्षेत्र शामिल थे, मुख्यतः इंदौर और दूसरा ग्वालियर। तो जो मध्य भारत प्रांत के राज प्रमुख बनाए गए, मध्य भारत प्रांत के राज प्रमुख बनाए ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया को। और उपराज प्रमुख बनाए गए इंदौर के यशवंत राव होलकर द्वितीय को। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख ये थे और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए खिलजीपुर के शासक को नियुक्त किया गया। मध्य भारत प्रांत के फर्स्ट मुख्यमंत्री बने सेठ लीलाधर जोशी। पहले मुख्यमंत्री बने सेठ लीलाधर जोशी। प्रशासनिक दृष्टि से मध्य भारत प्रांत को 16 जिलों में वर्गीकृत किया गया। अब नागरिकों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 6.5 माह ग्वालियर को और 5.5 माह इंदौर को राजधानी बनाया गया, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से इंदौर और ग्वालियर ही शामिल थे। तो ग्वालियर 6.5 माह राजधानी बनी और वहीं इंदौर 5.5 माह राजधानी बनी। इसके बाद सन 1948 से, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सन 1948 से 1956 की अवधि तक जो मध्य भारत प्रांत का संचालन था वह निर्वाचित मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? निर्वाचित मंत्रिमंडल के द्वारा संचालित किया गया। इस दृष्टि से जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री वो बने लीलाधर सेठ। ये फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इसके बाद दूसरे बने गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। उसके बाद बने मिश्रीलाल गंगवार और उसके बाद बने तखत मल जैन। तो याद कैसे रखेंगे क्रम? तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा कि लीलाधर गोपियों के साथ मिश्री खाकर तख्ते में
नाच रहे थे। तो जो लीलाधर अर्थात श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिश्री माखन खाकर तख्ते में नाच रहे थे, ऐसे याद रख सकते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश के सन 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत के जो मुख्यमंत्री थे वे तकथमल जैन थे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत प्रांत के मुख्यमंत्री थे तकथमल जैन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न है, विंध्य प्रांत की तत्कालीन स्थिति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, विंध्य प्रांत की तत्कालीन स्थिति की विवेचना कीजिए। तो इस पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर रहेगा, देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी 15 अगस्त 1947 के पश्चात बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र के 38 रियासतों के बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र के 38 रियासतों के शासकों ने संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश के निर्माण हेतु तत्कालीन भारत के गृह सचिव थे पीवी मेनन की उपस्थिति में तत्कालीन भारत के गृह सचिव थे पीवी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव, तो रीवा है बघेलखंड और नौगांव यानी छतरपुर बुंदेलखंड में हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम यह राज्य जो था वो 2 इकाइयों में बटा हुआ था। 2 इकाइयों, रीवा और बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया। और विंध्य प्रांत के राज प्रमुख रीवा के अंतिम शासक थे मार्तंड सिंह बघेल को नियुक्त किया गया। इसके बाद 4 अप्रैल 1948, तो कैसे याद रखेंगे, यदि 48 को अंकों में लिखें तो आएगा 48, तो 4 से हो जाएगा 4, और यदि शब्दों में लिखें तो हो जाएगा 48, यानी अ से हो जाएगा अप्रैल, यानी 4 अप्रैल 1948 को संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश संयुक्त प्रांत विंध्य प्रदेश का उद्घाटन तत्कालीन भारत सरकार के गृह सचिव थे एन.बी. गाडगिल द्वारा औपचारिक तरीके से किया गया। कौन थे? एन.बी. गाडगिल द्वारा औपचारिक तरीके से किया गया। इसके बाद बघेलखंड क्षेत्र में रीवा के कप्तान, बघेलखंड यानी रीवा, तो रीवा के कप्तान अवधेश प्रताप
सिंह के नेतृत्व में और बुंदेलखंड क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में कामता प्रसाद सक्सेना कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया मंत्रिमंडल का गठन किया गया। बघेलखंड में अवधेश प्रताप सिंह और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, किंतु वैचारिक मत भिन्नता के कारण इन दोनों में वैचारिक मत भिन्नता के कारण 14 अप्रैल 1949, ध्यान रखिएगा यहाँ पे है 4 अप्रैल 1948, अप्रैल कॉमन है किंतु यहाँ पे 4 की जगह 14 है, तो 14 अप्रैल और यहाँ 48 की जगह 49 है, तो 14 अप्रैल 1949 को इस्तीफा दे दिया गया। दोनों मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के पश्चात उसके अगले ही माह यानी 1 मई 1949 को श्रीनाथ मेहता के नेतृत्व में विंध्य प्रांत की सरकार गठित की गई। अंततः 1 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत यानी विंध्य प्रांत को औपचारिक तरीके से पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रांत को कब शामिल किया गया, तो आंसर बनेगा 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके बाद 25 जनवरी 1950 को दीपवंत यानी दतिया को मध्य भारत प्रांत को दिया गया और विंध्य प्रांत का कुछ उत्तरी क्षेत्र तत्कालीन उत्तर प्रदेश को दे दिया गया। उसके बाद 25 जनवरी 1950 को ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल को विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और विंध्य प्रदेश का व्यवस्थित शासन प्रशासन संचालित हुआ, जो अक्टूबर 1956 तक यथावत कायम रहा। इतनी कहानी याद रखें। प्रश्न है, स्वतंत्र भोपाल राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। तो स्वतंत्र भोपाल राज्य का गठन 1 जून 1949 को हुआ
और इसे पार्ट सी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। स्वतंत्र भोपाल राज्य के शासन प्रशासन के संचालन हेतु मुख्य आयुक्त एन.बी. बनर्जी को नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भोपाल राज्य का कुल क्षेत्रफल 62819 वर्ग मील था। ऐसे याद कर सकते हैं, 62819 वर्ग मील था। स्वतंत्र भोपाल राज्य की वर्ष 1951 में जनगणना हुई तो इसकी कुल जनसंख्या 8.32 यानी 8.32 लाख थी। प्रशासनिक दृष्टि से स्वतंत्र भोपाल राज्य में को दो जिले यानी रायसेन व सीहोर तथा 14 तहसीलों में 2 जिलों तथा 14 तहसीलों में विभाजित किया गया या वर्गीकृत किया गया। और राजधानी भोपाल गठित की गई। स्वतंत्र भोपाल राज्य में 30 विधानसभा सीटें थी। स्वतंत्र भोपाल राज्य में 30 विधानसभा सीट यानी सदस्य थे। यदि विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यानी कह सकते हैं कि 16 एक सदस्यीय और 7 द्विसदस्यीय, यानी 7 विधानसभा क्षेत्र द्विसदस्यीय थी। तो 7 × 2 और 16 × 1 यानी 16 और 14 = 30, यानी 30 विधानसभा सदस्य थे। और विधानसभा क्षेत्र 16, 7, 23, यानी विधानसभा क्षेत्र पूछे तो 23 बताना है, 16, 7, 23। और यदि विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछे तो 30 बताना है। इसके बाद जनवरी फरवरी 1952 में भोपाल राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए। जिसमें कांग्रेस विजयी हुई और 20 मार्च 1952 को शंकर दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद 1952 में ही मुख्य आयुक्त केपी भार्गव को नियुक्त किया गया। तो मुख्यमंत्री याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा और मुख्य आयुक्त बने केपी भार्गव। भोपाल राज्य का जो अस्तित्व था
भोपाल राज्य का अस्तित्व 1952 से 1956 तक रहा। इसके बाद अक्टूबर 1956 में इसे मध्य प्रदेश की पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। तो स्वतंत्र भोपाल राज्य का अस्तित्व था 1952 से 1956 तक। इसके बाद अक्टूबर 1956 में मध्य प्रदेश की पुनर्गठन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया।